ऐसा लग रहा है जैसे वतन अजीज में कानून नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं। जो कौमी असम्बली है नामुकम्मल कौमी असम्बली है। Exactly. और ये जिस तरह की भी कानून साजी की गई है नाम नेहात, वो आपको साफ नजर आ रहा है कि बदनीयती पे मबनी है। यहाँ पार्लियामेंट के नाम पर आप लाकानूनियत में जो चाहे कर लें। एक सजा याफ्ता शख्स की सियासत बहाल कराने के लिए पूरी रियासत पाकिस्तान को दाव पे लगाया जा रहा है। लगता ये कि जैसे इदारों में भी रेजीम्स हैं कि एक रेजीम है अभी जो इनको फेवर कर रही है, फिर वो उसको हटाना है ताकि दूसरी रेजीम आ जाए। जब ये वापस आए थे तो डार साहब कहा करते थे कि IMF को मैं देख लूंगा, मेरा एक्सपीरियंस है। इसको ये तजर्बा कहते हैं। उसी तजर्बे ने तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। अगर इमरान खान साहब समझते हैं उनके पास जजमेंट और मकबूलियत है, तो हुकूमत वक्त के पास जो है वो हुकूमत में होते हुए बड़े ऑप्शंस हैं। इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव भी बताया जाता है उनकी अगर तरफ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल और हमारे पैनलिस्ट आमिर ज़िया साहब। आप देख रहे हैं अब बात होगी। नाज़रीन इकराम, मुल्क में एक तरफ महंगाई की शरह में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब हर तरफ सियासी इंतशार फैला हुआ है। हुक्मरान तबका अब खुलकर अदालत के सामने आ चुका है। पंजाब और केपी में इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के 14 मई को इलेक्शन करने के फैसले के बाद PDM सरकार मुकम्मल बौखलाहट का शिकार है। चाहे मरियम नवाज हो या नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह हो या दीगर अराकीन, हर कोई अदलिया के खिलाफ मैदान में आ चुका है। साथ ही साथ नून लीग के अलावा PDM में मौजूद दीगर पार्टी रहनुमा भी अदालती फैसले को तस्लीम करने से इनकार करते दिखाई देते हैं। एक तरफ PDM की तरफ से अदालती फैसला मानने को तैयार नहीं, तो दूसरी जानिब PTI मुअज़्ज़ज़ अदालत के फैसले के मुताबिक 14 मई को इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाने पर जोर दे रही है। लेकिन PDM किसी सूरत इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं। वतन अजीज में जमहूर के नाम पर जमहूरियत के साथ जो सलूक हो रहा है वो काबिले तर्स है। ऐसे में PDM की जानिब से सियासी इंतकामी कार्रवाइयां और गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर को भी डेरा इस्माइल खान से गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा लग रहा है जैसे वतन अजीज में कानून नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं, जब जिसका जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। हालत इस वक्त मुल्क की अजीब सी हो चुकी है। इसी सब पर बात करेंगे आमिर ज़िया साहब से, और हैदर वाहिर कानून और तज्जियाकार हमारे साथ प्रोग्राम में आगे चलकर मौजूद होंगे। आमिर ज़िया साहब, रोजाना कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि अगर हमारे दिल में या हमारे जहन में कोई उम्मीद की हल्की सी किरण भी हो कि हम कहें कि देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग इन दिस क्लाउड, चले ठीक हो जाएंगे मामलात, कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जो गुज़श्ता दिन हुआ वो ठीक था, आज गलत हो गया है। तो मुल्क इस वक्त मतलब बिल्कुल अल्फाज खत्म हो जाते हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप कि हर गुजरते दिन के साथ जो है सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। सियासी महाज हो, माशी महाज हो, अब तो आपको देखते हैं आइन और कानून की जो जंग हो रही है उसके अंदर भी आप देखें कि इस मुल्क का आइन जो है वो अंडरमाइन हो रहा है, कानून अंडरमाइन हो रहा है। तो वाकई इस तरह की मेरे ख्याल में आप याद करें कि हमें कोई याद नहीं आता है कि पिछले 25-30 साल या बल्कि मैं इससे भी अगर पीछे भी चले जाएँ तो पाकिस्तान की तारीख में वो सानह मशरक़ी पाकिस्तान के वक्त के उससे पेशतर ऐसे हालात हुए तो हों, उसके बाद हमने कभी होते हुए नहीं देखे। तो यकीनन बड़ा हर पाकिस्तानी जो है सोचने समझने वाला जो पाकिस्तानी बड़ा फ़िक्रमंद है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर एक आसान चीज़, एक चीज़ जो आइन के मुताबिक होनी चाहिए और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, उसको हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं है। मखदूम साहब, आप देखें कि हर चीज़ पे बहस हो रही है, लेकिन बहस ये नहीं हो रही कि भाई 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सवाल बहुत आसान है, लेकिन उसको गुंजलक बनाया गया है पूरा प्रोपेगेंडा के ज़रिए। और ज़ाहिर है कि कुछ तरह की जो है मतलब हुकूमत भी लगी हुई है, मीडिया का हिस्सा भी है, बहुत सारे उनके और जो है वामिल है, जिसकी वजह से आप देखें एक सीधी सादा मसला जो है वो इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है। और जब से हमने ये देखा है कि 3-2 का जो फैसला आया उस पर अब जो सवालिया निशान खड़े किए गए, और कुछ हमने देखा कि जो हमेशा से तारीख रही है कि जी अदलिया को तकसीम कर दो, अदालत के उसमें मोजिज़ जजों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा कर दो। नून लीग की पुरानी एक हिकमत अमली है, वो उस हिकमत अमली पे कहते हैं ना अमल करते हुए नज़र आ रहे हैं।
और ज़्यादा फिक्र की बात यह है कि जैसे बहुत सारे लोग बहुत तारीफ़ कर रहे हैं मिनुल्लाह साहब का जो 25 सफ़ात का एक नोट आया है, लेकिन मेरा सवाल ये कि उसके बाद जो है मामलात उलझे हैं या सुलझे हैं, उसके बाद जो है इस मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल का जो है ख़ात्मा हुआ या मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा एक जायज़ सवाल है और कहा यह जाता है कि जो मोअज़्ज़िज़ जज हज़रात होते हैं वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं और उसमें मतलब है कि आप बहुत सारे माहिर जो कानून हैं उनकी राय ये है कि ग़ालिबन रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा करना चाहिए। तो और जो अंदर की बातें हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि सबको ही पता है कि आज के कानून के मुताबिक बेंच बनाने का इख्तियार जो है वो चीफ़ जस्टिस का है, उसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और उसमें यह भी हमें समझ में आना चाहिए कि जब शक शुबा नहीं, और ये जो उन्होंने बहुत सारे जो सवालात खड़े किए उसमें एक बड़ा बुनियादी सवाल ये था कि जनाब जो है सियासी मामलात में अदालत को जो है अमल दखल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मामला है सियासी नहीं था, यहाँ पर मामला जो था वो पॉलिटिकल लीगल मामला था। अगर आप मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर 90 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए तैयार ना हो, गवर्नर तैयार ना हो, हुकूमत वक्त तैयार ना हो, तो किसी के दरवाजे पे तो लोग जाएंगे दरवाज़ा वो खटखटाने के लिए कि भाई यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। अगर आइन के नाम पर आइन शिकनी हो रही और कानून के नाम पर कानून शिकनी, तो मैं समझता हूँ कि अदालत ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया, उसके बाद चीज़ें सुलझनी चाहिए थी, इंतखाबात हो जाएँ, किस्सा तमाम हो जाए। लेकिन क्योंकि आप देखें कि मुनज़्ज़म अब कोशिशें हो रही हैं कि जी अदालत को जो है आप अंडरमाइन करें, मुतनाज़ा बना दें, तो मुझे तो अब खौफ आ रहा है कि इस मुल्क में न जाने कि किस तरफ चीज़ें जो है वो चली जाएं। जी मखदूम साहब। एग्जैक्टली ये इस वक्त बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। आज वैसे सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो बिल वापस किया है और उसके साथ एक बड़ा तफसीली उन्होंने तमाम तर मामलात लिखे, उसमें आर्टिकल 191 का भी उन्होंने जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने मामलात और अपने रूल्स जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक ख़ुद बनाता है। अब ये पार्लियामेंट को वापस तो भेज दिया गया है, लेकिन ज़ाहिर बात है सदर मुमलिकत के जो इख्तियारात हैं वो महदूद ही हैं। अब ये जॉइंट सेशन बुला के अगर इसे मंजूर करवाते हैं 10 दिन के अंदर ये आगे चला जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि ये आइनी तरमीम ही ज़रूरी थी? अगर चीफ जस्टिस के इख्तियारात और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनमें तरमीम करनी थी और ये बिल के ज़रिए हो सकता है, या ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इसमें ज़रूरत है? देखिए मेरे ख्याल में तो हमारी जो कौमी असम्बली है नामुकम्मल कौमी असम्बली है। Exactly. और ये जिस तरह की भी कानून साजी की गई है नाम नेहात, वो आपको साफ नज़र आ रहा है कि बदनीयती पे मबनी है। उसका मकसद जिस तरह इन लोगों ने नैब कवानीन में तब्दीली की थी कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो यहाँ पर भी जो मकसद है वो ये कि जी आप जो एक वाहिद एक इंस्टीट्यूशन रह गया है जो सामने खड़ा हुआ है जहाँ से लोगों को इंसाफ की तवक्को हो सकती है, उसके भी आप जो है पर काट दें। तो एक तो मैं ये समझता हूँ कि बदनीयती से की गई। फिर दूसरी बात ये कि जाहिर है कि आप ये जो है मतलब है कि आज से नहीं, हमेशा से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं। और क्या आप ये करते हैं कि जी वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात को डाइल्यूट कर दो, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के इख्तियारात को डाइल्यूट कर दो, या आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, आप कहें जी सीओ जो है फैसला नहीं कर सकता? ऐसा नहीं होता। बहुत सारे इख्तियारात अगर आपने उनको सरबराह बनाया है उसका, तो जाहिर है कि उन्होंने ही फैसले करने और उनको करने चाहिए। तो ये फैसला बदनीयती पे मबनी है और इसको मैं नहीं समझता कि जिस तरह से अच्छा किया सदर मोहतरम ने इसको वापस पार्लियामेंट में गौर व खौस के लिए भिजवाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पार्लियामेंट गौर व खौस करेगी। वहाँ पर हिज़्ब इख्तिलाफ के नाम पे पॉकेट हिज़्ब इख्तिलाफ है, पॉकेट यूनियन है, तो वो तो ये काम करने से रहे, और अगर करेंगे भी तो ज़ाहिर अददी एतबार से लोग जो मर्जी चाहें करें। तो इसमें मैं समझता हूँ कि अदालत को यहाँ पर भी इंटरवीन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तक 10 रोज़ का वक्त होता है गालिबन इस चीज़ में, इस वक्त जो है जो हुकूमत वक्त है वो इस बात की मुर्तकिब हो रही है कि जो अदालत का फ़ैसला उस पर अमल दरामद ना करे। अगर इन्होंने कहते हैं हुक्म के मुताबिक कहते हैं अदालत के हुक्म के मुताबिक 10 तारीख तक पैसे रिलीज़ ना किए, 10-11 तारीख तक, तो फिर वो हो जाएगा ब्रीच ऑफ लॉ, वो हो जाएगा अदालत की हुक्म अदूली। उसके नतीजे में यकीनन जो है मतलब है कि अदालत जो है किसी भी किस्म की कार्रवाई तौहीन अदालत के हवाले से कर सकती है, करनी चाहिए उसको। और लोग मिसालें लोगों को याद आ रहे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का दौर कि जिसमें उनको जो है सज़ा दी गई थी और वो अपनी कुर्सी से महरूम हुए थे। तो इस बात का बिल्कुल इस्तेमाल है कि जो अदलिया है मौजूद अदलिया वो इस तरफ जाए। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ चाहते हैं कि मैं किसी तरह से सियासी शहीद हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि इससे उनको सियासी शहादत नसीब होगी, क्योंकि शहादत मिलती है सियासी ही क्यों ना हो, वो असूलों की बुनियाद पर मिलती है या आपकी अवाम दोस्ती की बुनियाद पे मिलती है। तो यहाँ पे जो कुछ वो कर रहे हैं, ना वो अवाम दोस्ती है मखदूम साहब, ना वो असूलों की सियासत है, ना वो आइन के नाम पर आइन शिकनी के मुर्तकिब हो रहे हैं, जमहूर के नाम पे जमहूरियत कुछ इक़दामात कर रहे हैं, तो वो उनको नसीब नहीं होगी। तो अगर अदालत ये काम करेगी
तो आपको उसको नज़र आएगा कि उसके पजीराई हासिल हुई है और वाकई इन्होंने कोशिश की अदालत को डिवाइड करने की और बड़ी सड़तोड़ कोशिश हो रही है। बहुत दबाव, धमकी, धौंस, हर जो है टैक्टिक्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख़ के कि स्याह तरीन दिनों में से आप याद रखेंगे, जो पार्लिमानी तारीख़ के हमारे स्याह तरीन दिन हैं, अदालत के साथ जो कुछ हो रहा है, जो तौहीन अदालत के मुर्तकिब वो लोग हो रहे हैं जो गले गले बदनवानी के इल्ज़ामात में मुलव्वस हैं, जिनके कहते हैं मैनिपुलेट करके उनको निकाला गया उन चीज़ों से। तो हालात बहुत ही ख़तरनाक है और अब वाकई हम सबको खौफजदा होना चाहिए। जी एग्जैक्टली और यहाँ पे आमिर ज़िया साहब एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर तो शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट या उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो उन तमाम तरह अहकामात की हुक्म अदूली कर देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल तक का भी वक्त दिया है और 11 अप्रैल को रिपोर्ट देनी है इलेक्शन कमीशन ने। तो अब ये लग रहा है कि देखें, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, गालिबन ये बड़ा एक चालाकी से खेलने की कोशिश की गई है कि वहीं दूसरी जानिब कह दिया है कि जी पार्लियामेंट ने हमें बाइंड कर दिया है, पार्लियामेंट ने हमें बाउंड कर दिया है कि हम ये फंड्स ना जारी करें, इस फैसले को ना माने। तो क्या इसे इज्तमाई हमला कहा जाए या ये फिर इज्तमाई खुदकुशी है कि पूरे पार्लियामेंट को ही तौहीन अदालत में लेके आया जाए और मजीद बहरान शदीद से शदीद तर किया जाए कि गालिबन फिर अगर जाते भी हैं तो कोई लेफ्ट ओवर बयानिया ही मिल जाए थोड़ा बहुत? जी, ख्वाहिश गालिबन यही है कि कोई लेफ़्ट ओवर, जैसा कि आपने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कि इस तरह का बयानिया नैरेटिव बना के जाएं। लेकिन बात ये हो रही है कि जो गालिबन 40-42 लोगों के दस्तखत हैं, तो बहुत सारे वो लोग, मतलब आप खुद जो हुकूमत के सरकर्दा चेहरे हैं, उन्होंने तो दस्तखत नहीं किए इस बिल के ऊपर। फिर वहाँ पे प्रेजेंस कितनी थी, पार्लियामेंट में कितने लोग मौजूद थे? तो पार्लियामेंट के नाम पे मैं जब भी कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का मजाक उड़ाया गया है और पार्लियामेंट के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन था कि जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हर आदमी जो है वो मुंह भर कर जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इस तरह की तो मतलब है कि आप सोचें क्या पैगाम दे रहे हैं और आप कहते हैं इदारों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। एक बैनुल-अक़वामी दुनिया में आप पैगाम दे रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं है, यहाँ पार्लियामेंट के नाम पर आप लाकानूनियत में जो चाहे कर लें, आप स्याह को सफ़ेद कर दें, सफ़ेद को स्याह करने की कोशिश करें, कोई आपसे बाज़ पुरस नहीं होगी। तो ये चीज़ जो है मेरे ख्याल में इससे तसादुम ज़्यादा बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगी। और अगर ये समझते हैं कि 1990 की दिहाई के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, वो तरकीबें इस्तेमाल करके 21वीं सदी में भी ये लोग बच जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान रहेंगे, खुद भी रहेंगे, इनकी आल औलाद भी रहेगी, मौरूसी सियासत भी ज़िंदा रहेगी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है बहुत आगे बढ़ चुका है। इससे हमें तकलीफ़ बहुत होगी, रियासत को धचका पहुँचेगा। ये जो कुछ हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा हमारी रियासत के लिए, हमारे इदारों के लिए अच्छा नहीं हो रहा, हमारी जमहूरियत, पार्लियामेंट, आइन, इदारे सबके लिए बुरा हो रहा है। लेकिन कौन जिम्मेदार है इसका? और उन जिम्मेदार अफराद को कब जो है एहतसाब के दायरे में लाया जाएगा, कब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं कि अपनी सियासत बचाने के लिए? आज तो देखें ना, बिल्ली, खैर हम लोग तो पहले ही से कहते थे बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जो आज एक नून लीग के रहनुमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता कि हमारा रहनुमा जो है सज़ा याफ्ता उसको आप बाहर रखें और आप मुल्क को नॉर्मल चलने दें। उनकी कमोबेश यही अल्फाज थे। तो जावेद लतीफ़ साहब की मेरे ख्याल में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो मकसद ये कि एक सज़ा याफ्ता शख्स की सियासत बहाल कराने के लिए पूरी रियासत पाकिस्तान को दाव पे लगाया जा रहा है। शरीफ ख़ानदान की सियासत के एहया के लिए, उसके रिवाइवल के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। इसका मेरे ख्याल में हर मुहिब्बे वतन शख्स को, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसका नोटिस लेना चाहिए। ये मुल्क जो है मतलब है गुलाम इब्ने गुलाम लोगों का मुल्क नहीं है। कि आपके दुनिया में आप देखें, मखदूम साहब आप नौजवान आदमी, आपकी बड़ी गहरी नज़र है कि क़यादत जो आ रही है वो अर्ली 40s में है। बरतानिया जैसे मुल्क में मतलब है कि इंडियन ओरिजिन बरतानवी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। स्कॉटलैंड के अंदर एक पाकिस्तानी निज़ाद 40s में वो है, नौजवान जो है मतलब है प्राइम मिनिस्टर बना है वहाँ का, फर्स्ट मिनिस्टर। हमारे यहाँ मतलब है आपके यहाँ वही चेहरे रह गए आजमाए हुए जिन्होंने इस मुल्क को हमेशा से उन्होंने वो इक़दाम किए कि जिससे नुकसान पहुँचा। और बड़ी मुझे हैरत होती है कि आज वो लोग इंटेलेक्चुअली मैं समझता हूँ कि बैंकरप्ट हैं, कि जो इन लोगों को, ट्राइड टेस्टेड फेल्ड लोगों को, जिनके बारे में बिल्कुल वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा था ना, सेसिलियन माफिया, तो कोई गलत तो नहीं कहा था, तो वो उन लोगों की आज हिमायत करे और उनके लिए जो है पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। जी एग्जैक्टली ये नुक्ता आमिर ज़िया साहब आपने बड़ा अहम उठाया कि इस वक्त एक जानिब तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी तो पूरी कौम देख भी रही है, और जो इस वक्त मुल्क के साथ किया जा रहा है। अब आप देखें कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते, हुकूमत आपकी बैठ के कहती है कि हम नहीं मानेंगे, वो काबीना का इजलास बुला लेती है, तो बाहर से कोई सरमायाकार क्यों आएगा? उसे जब ये पता है कि ये जब चाहे
मुल्क के साथ, मुल्क में कोई ये फैसला नहीं मानते, कुछ नहीं करते। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान पे इन्होंने एक और मुकदमा, बगावत का मुकदमा दर्ज कर दिए। उससे इमरान खान का तो नुकसान नहीं हो रहा पॉलिटिकली, जो कि जाहिर बात है, आप नैरेटिव देख लें जाके, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो शायद पाकिस्तान की इमेज का हो रहा है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कभी दहशतगर्द बन जाता है, कभी बगावत पे उसे मुकदमात का सामना करना पड़ जाता है। और दूसरी साइड पे जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, जो आपकी विफाकी हुकूमत है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मानती। वो कहती है कि हम नहीं मानते, हमारी मर्जी का बेंच बने। तो इससे एक इंटरनेशनली हमारा कहाँ पे हम खड़े होंगे? एक तो वो जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो जीरो, बल्कि वो नेगेटिव में चला गया होगा अब तो। आपके में जवाब है, बिल्कुल यही बात है कि लोग जब इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं वो देखते हैं कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है या नहीं है। पहला सवाल ये होता है, तो यकीनन वो आपको जो ये आला दलिया के साथ कह रहे हैं उससे नज़र आते हैं कि जी बिल्कुल कानून की हुक्मरानी नहीं है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब पे केसेस, कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की या कमेटी की मीटिंग हुई NSC की, उसमें कहा गया कि जी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है अज़्म का रिवाइवल किया गया है कि जी हम नेशनल एक्शन प्लान को भी रिवाइव करेंगे और हम जो है दहशतगर्दों को छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान ने वाकई दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक कहते हैं जेन्युइन हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और हमारी जद्दोजहद रही है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अवाम की रही है, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस की रही है। उसमें कितने न जाने कितने लोग, 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। उसमें आप देखें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के हज़ारों लोग शहीद हुए हैं। तो हमें पता है दहशतगर्दी का अफरीद क्या होता है। अब आप ये बताइए कि इमरान खान को जब आप दहशतगर्द कहते हैं, है ना, तो क्या आपको मज़ाक़ खेज़ नहीं लगता? आप क्या मतलब है, जो आपकी जेन्युइन जद्दोजहद है आप उसी का अंडरमाइन कर रहे हैं, उसका मजाक उड़वा रहे हैं कि अगर इमरान खान सबसे बड़ा दहशतगर्द है, इमरान खान सबसे बड़ा तखरीबकार है। इमरान खान यहाँ पे हैदर वहीद साहब ने भी ज्वाइन किया है और हैदर वहीद साहब से भी मैं इस वक्त टेक लेना चाहूँगा। हैदर वहीद साहब, इस वक्त मुल्क में जो चल रहा है और जिस तरह के मामलात बन चुके हैं और जिस तरह की इस वक्त आप कह लें कि एक अजीब सी सूरत हाल है, कन्फ्यूजन है, और इतनी कन्फ्यूजन है कि डिवीज़न अब हर जगह पर नज़र आ रही है, हर साइड पे डिवीज़न नज़र आ रही है, और जुडिशरी से लेके पॉलिटिक्स से लेके हर जगह पर कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान हमारे सामने है। इस सब के अंदर अभी आगे चल के क्या हो सकता है, स्पेशली अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्राइसिस हमारे मुल्क में आ चुका है और इसमें अब जुडिशरी जो है उसमें भी एक डिवाइड जो है वो भी नज़र आ रही है, और फिर उस डिवाइड को गवर्नमेंट जो है वो पूरे तरीके से बेहतरीन अंदाज से एक्सप्लॉइट करने की भी कोशिश कर रही है। हैदर वहीद साहब, आपका माइक म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट करके बोलें। जी माजरत, मैं कह रहा था आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि पोलराइजेशन का भी ये हाल है कि कोई कहेगा कि ये एंकर हमारा है, ये एंकर उनका है, ये चैनल हमारा है, ये चैनल उनका है, ये जनरल हमारा है, ये जनरल उनका है, ये जज हमारा है, ये जज उनका है। तो इस हद तक पोलराइजेशन जो है वो हर जगह बढ़ गई है और हो गई है कि कोई भी इदारा, खासकर जिनको नज़र आना चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब न्यूट्रल एक्चुअली हैं, वहाँ भी जो है वो रेजीम्स और धड़े और ग्रुप्स बन चुके हैं, और एटलीस्ट परसेप्शन का तो यही हाल है। तो मेरे ख्याल से इसका जाहिर है कि जहाँ पे इदारों में ग्रुप्स नज़र आएंगे तो फिर कोई ना कोई फ़ायदा तो उसका उठाएगा कि जहाँ पे एक ग्रुप से गलत कोई चीज़ अगर अनफेवरेबल होगी तो दूसरे को सपोर्ट कर देगा उसके ऊपर। और इसी तरह से हम देख रहे हैं, चाहे वो फौज हो, चाहे वो अदलिया हो, कि इस तरह से जो है वो सियासतदान जो है वो ऑपरेट अब कर रहे हैं। और लगता ये कि जैसे इदारों में भी रेजीम्स हैं कि एक रेजीम है अभी जो इनको फेवर कर रही है, फिर वो उसको हटाना है ताकि दूसरी रेजीम आ जाए। तो इसी तरह से है जो हमने सियासत के मैदान में देखा है, अब हम देखते हैं इदारों में भी जो है वो वही वाली बातें चल रही हैं। एंड आई थिंक ये ऑब्वियसली बहुत नुकसानदेह है किसी भी इदारे की साख के लिए भी, और ख़ासकर जो स्टेबिलिटी और जो हमारा स्टेट अपैरेटस है जो कि रेस्ट करता है इन इदारों पे और स्टेबिलिटी पे, उन सब को ये अफेक्ट करता है। और हम देख रहे हैं कि आगे जाके भी कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे जो है ना ये एनिमिटी और दुश्मनी की हद तक अब बात चली गई है, जो कि पॉलिटिकल एडवर्सेरियल एक चैलेंज होना चाहिए, वो अब तख्त या तख्ता है। वो अब है कि या मैं जेल में हूँ या PM हाउस में हूँ या मैं नहीं हूँ। तो जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, इस तरह की ही अंडरस्टैंडिंग है दोनों पार्टीज में कि अगर ये हैं तो अब हम नहीं हैं। और ये खान साहब ने पिछली दफ़ा जो हुकूमत में किया, अगर आज लोगों को कम से कम ये इत्मीनान होता कि खान साहब अगर आएंगे तो ठीक है, हम बैठ के अगर हार भी जाते हैं तो बैठ के पार्लियामेंट में स्पीचेस करेंगे, तनकीद करेंगे उनकी पॉलिसीज़ की,
ये तो नहीं होगा कि वो उठा के लोगों को जो है वो जेलों में बस डाल के इंश्योर करेंगे कि बेलें ना हो या उहदों से लोगों को हटाएंगे। मेरे ख्याल से तो एक अगर मफाहमत होनी है तो कुछ टेन्योर्स हैं जिनको सिक्योर करना पड़ेगा, और उसमें आला तरीन ओहदे हैं जहाँ पे एश्योरेंसेस होंगी कि उनको नहीं छेड़ा जाएगा, और आगे जाके कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिस तरह से हमने पहले देखी है वो नहीं होगी, तो ही जाके ये सियासत के मैदान में वापसी होगी। अभी तो ये सियासत है ही नहीं है, तो दुश्मनी है। ये तो सियासत, मैं तो नहीं इसको सियासत कहता, ये तो सरासर दुश्मनी चल रही है इस वक्त, नो होल्ड्स बार्ड, और इसमें नुकसान सारा आवाम का है। एग्जैक्टली इसमें जो नुकसान है अगर वो देखा जाए तो अवाम का भी है और पाकिस्तान का भी है, और ये समझ नहीं आती इस सारे के सारे मामले के अंदर, इस पूरे सिनेरियो में किसी को भी कि आखिर इसका हल क्या होगा। और कोई भी, मुझे नहीं लग रहा कि इस सब में, और हमारी भी यही राय है, आमिर ज़िया साहब से भी अभी यही बात हो रही थी कि इस सब में कोई भी मत इस वक्त लॉयल नज़र नहीं आ रहा। मुल्क की किसी को फिक्र नहीं है, सबको बस अपनी अपनी पड़ी है, और मुल्क का ऐसे लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ही हाफिज़ है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे हमें लेना एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन इकराम, ब्रेक पे जाने से पहले मुल्की हालात की बात हो रही थी। एक जानिब तो मुल्क में एक आईनी बहरान पैदा किया गया है, पैदा हुआ नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियली यूं लग रहा है कि बनाया गया है, और इस वक्त एक जुडिशल क्राइसिस भी है। लेकिन इस सब के अंदर जो इकनॉमिक क्राइसिस है वो कहीं ऐसा नज़रअंदाज हो रहा है कि पता नहीं मुल्क का इस सब के अंदर होगा क्या। आमिर ज़िया साहब, इसाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान मेंबर है, हम कोई भिखारी नहीं है। जब ये वापस आए थे तो डार साहब कहा करते थे कि IMF को मैं देख लूँगा, मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन अब वो ना सिर्फ नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं, जो कि इन्होंने खुद कहा, वहीं दूसरी जानिब हमारे वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम भिखारी नहीं हैं, वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हम बैगर्स हैं, वी आर नॉट चूज़र्स। इकॉनमी के साथ कर क्या रहे हैं, और IMF का प्रोग्राम जिस तरह के मामलात बन गए हैं, ये होता हुआ नज़र तो आ नहीं रहा। ये देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जहाँ पर फ़हम फरासत की ज़रूरत थी और जहाँ पर सही फ़ैसले और इस्लाहात की ज़रूरत थी, वहाँ पर हमारे हुक्मरान जो हैं वो लफाजी से काम ले रहे हैं। अब इसाक डार साहब के मुतालिक सब जानते हैं, जिसको ये तजर्बा कहते हैं, उसी तजर्बे ने तो इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। मतलब है, जब ये पहले भी वज़ीर ख़जाना थे, इससे पहले जब बने, तो इन्होंने पाकिस्तान को एक माशी बहरान में छोड़ा, क्योंकि ये एंटी रिफॉर्म जो है वज़ीर ख़जाना हैं। अच्छा, अब ये जो जुमलेबाजी है कि जी हम भिखारी नहीं हैं और IMF के पास, मतलब है मैं वर्चुअल मीटिंग में, अच्छी बात है वर्चुअल मीटिंग में आप शामिल हों, मगर बात ये कि आपके पास गेम प्लान क्या है, सिवाय इसके कि आप दोस्त ममालिक से कोशिश कर रहे हैं पैसा लेने की, कुछ कहीं से मिल रहा है, कहीं से पाइपलाइन में है, बिल्कुल वो पैसे आ जाएंगे। IMF से एक बार आपको प्रोग्राम भी मिल जाएगा, कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा, कुछ हफ्तों के बाद मिल जाएगा, ये मैटर ऑफ टाइम है। लेकिन जो चीज़ें करने की हैं, जो इस्लाहात करने की हैं, वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? आप क्या करने के नुकसान में जो चलने वाले इदारे हैं, उसके लिए कोई रिफॉर्म का प्लान है आपके पास? आपके पास कोई प्लान है अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का, स्ट्रक्चरल और जो आपको तब्दीलियाँ, एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म जो है कब से रुके हुए हैं? तो तमाम जो मुश्किल सवाल आते हैं उस पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं हैं। और इस दौरान में अभी जो भी लफाजी करें, जो अफरात ज़र है, वो आपको पता है कि इस वक्त जनाब, मतलब है कि 44% जो है, अगर आप नियर टर्म में देखें मोर देन 44% है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें, वो आप देखेंगे कि इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है। तो एक तरफ तो ये हालत है, फिर आप ये देखें कि जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस है, यहाँ पे सरमायाकार जो है सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। उसकी बड़ी वजह ये कि उनको पॉलिसीज़ का नहीं पता, गैर यकीनी सूरत हाल है। आपने खुद ही, जो हमने प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात की थी, पिछले हिस्से में, कि जनाब आपने खुद ही अपनी अदलिया को अंडरमाइन कर दिया। तो जो भी बिजनेस मैन आता है या कोई बैरूनी सरमायाकार आता है, वो एक चीज़ देखते हैं कि रूल ऑफ लॉ है या नहीं है। हम अगर कहीं जाके दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये तो नहीं होगा कि आप रातों रात जो है एक अधूरी पार्लियामेंट के ज़रिए कवानीन में तब्दीली कर देंगे। तो यही हो रहा है। और आप देखें कि जो बहस है वो बिल्कुल लायानी चली गई। मैं दोबारा उस सुप्रीम कोर्ट वाले मसले पर अगर आप इजाज़त दें तो दो जुमले कहूँगा और मैं चाहूँगा उस पर कॉमेंट जरा सा, वही साहब की भी एक्सपर्ट राय है, सवाल नुमा कॉमेंट है कि ये इतराज़ किया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो का इख्तियार नहीं था। ठीक है ना, ये इतराज़ है और हुकूमत भी कर रही है, उसके जो हामी हैं वो भी ये कर रहे हैं। मेरा सवाल ये कि अगर उनको नहीं था, मतलब है सुप्रीम कोर्ट को नहीं था, तो किसको था? गिवन
ऐसे हालात में कि जब आप देखें कि गवर्नर जो अपना काम नहीं कर रहा, गवर्नर पंजाब जो थे वो तैयार नहीं थे, या केपी के गवर्नर, इलेक्शन कमीशन जो था वो अपना जो है जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था और हुकूमत अपोज कर रही थी, तो फिर 90 दिन में इंतखाबात कैसे होंगे? पहले आपने देखा इतना कीमती वक्त ज़ाया गया। तो ये सवाल है कि अगर ठीक है सुप्रीम कोर्ट भी ना आती तो कौन आता, जबकि बाकी तमाम इदारों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, वो तो आइन के नाम पर आइन शिकनी कर रहे थे। तो एक ये बड़ा अहम सवाल है। फिर ये भी एक सवाल है कि जो 4 डिसेंटिंग जजेज़ हैं जिनकी बहुत हुकूमत सबके सामने पेश करी, उनके नोट्स को, उनके वोट को, क्या उनमें से किसी ने ये कहा है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होने चाहिए? मतलब है क्या किसी कोई ऑफिशियली मिनल्ला साहब ने कह दिया अपने 25 सफ़े का जो स्टेटमेंट था? मेरे ख्याल में तो नहीं कहा, क्योंकि कोई कह ही नहीं सकता ये बात हो ही नहीं सकती कि जनाब आप कहें कि जी 90 रोज़ में इंतखाबात ना हो। सबको पता है कि जी ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसकी मुद्दत जो है 18 अप्रैल को ख़त्म हो रही है, तो उसके बाद कैसे चलेगा मामला? चलें 14 को अगर इंतखाबात हो जाते हैं मई में तो ठीक है, लेकिन क्या आप चाहेंगे कि अक्टूबर तक चलें? किस अख्तियार के तहत, किस तरह से आप डिप्राइव कर रहे हैं पंजाब के और केपी के लोगों को कि उनको अपनी मर्ज़ी के नुमाइंदे ना ला सके? तो इससे बड़ा जुल्म जो है, इससे बड़ा जो जमहूरियत के साथ जो है मजाक, वो मेरे ख्याल में कभी नहीं हुआ होगा। जी एग्जैक्टली और इसी चीज़ पे मैं हैदर वहीद साहब आपका कमेंट लेना चाहूँगा कि इस वक्त एक चीज़ तो वाज़ेह है कि 90 दिन का जो मामला है इससे तो राय फरार इख्तियार की नहीं जा सकती थी, लेकिन अब की जा रही है। और अब जाहिर बात है कि इख्तलाफात जो हैं वो मंजर आम पे आ चुके हैं, हर चीज़ अब पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन चुकी है। इवन सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो इख्तलाफी नोट आते हैं और जो फैसले आ रहे हैं, तो इस सब में 90 दिन के इंतखाबात का मामला तो कहीं पे भी आइन तो बहुत वाज़ेह है। बिल्कुल, आई थिंक ये कहीं जो असल बात है और जो अवाम की बात है, अवाम के हुकूक या आइन के मैंडेट की, वो कहीं बीच में रह गई। और आई थिंक ये उजलत के साथ और थोड़ा मेरे ख्याल से काफ़ी मिसहैंडल हुआ शुरू से। अब डोगर साहब के ट्रांसफ़र के केस में ज़रूरत नहीं थी कि 2 जज साहिबान जो हैं, चाहे उनकी नीयत सही भी होती, ज़रूरत नहीं थी कि एक किसी और अनरिलेटेड केस में इतना वो उसका पतंगड़ बना के भेज दें कि आप इस पे सो मोटो लें। ज़रूरी नहीं था इस तरह से करते, सो मोटो ऐसे लिया जा सकता था, किसी की पिटिशन आने वाली आ जाती। मुझे तो ये बड़ा ताज्जुब है कि कोई पिटिशन नहीं फाइल करवा दी या फाइल हो गई, इसमें यूं इस तरह करने की कोई ज़रूरत, आई थिंक बिल्कुल उन्होंने एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट नहीं किया कि इलेक्शन जो है वो अपोज करने की फोर्सेस किस हद तक आगे जा सकती हैं। बहुत मिसकैलकुलेशन थी उस हवाले से। फिर जो है वो फुल कोर्ट की बातें हुई, चली, लेकिन फिर फुल कोर्ट बना नहीं। अब इसमें भी अभाम है कि क्या फुल कोर्ट की बात जज साहिबान तक हो गई थी और फिर नहीं बना, ये मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो भी है वहाँ पे भी फिर हम देखते हैं कि 9 मेंबर बेंच पड़ती है कि 2 को रिक्यूज करना पड़ा, 2 ने उसे पहले डिसमिस कर दिया मेंटेनेबिलिटी पे और फिर कहा कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें। तो एक कॉमेडी ऑफ एरर्स की वजह से एक ट्रेजेडी हो गई यहाँ पे कि इन सारी चीज़ों का अवाम के मसले से ताल्लुक नहीं था, ना अवाम के इलेक्शन से ताल्लुक था, लेकिन बहुत कामयाबी से मेरे ख्याल से PMN नून का नैरेटिव यहाँ कामयाब रहा, मरियम नवाज का बड़ा कामयाब रहा। और हमने देखा कि सारी अटेंशन जो है वो जज साहिबान के अंदरूनी इख्तलाफात या 3-2 और 4-3 के फैसले की तरफ चली गई, जो कि एक जेन्युइन डिबेट है बाय द वे कि 4-3 का था या 3-2 का था। लेकिन बहरहाल जब 3-2 का है अगर, या आगे 3-0 का जो आया है उसमें उन्होंने इस बात को रद्द किया है कि ये 4-3 का नहीं था, तो उसका रिव्यू या तो फाइल हो, यानी कि आपको जुडिशल प्रोनाउंसमेंट को चाहे गलत सही जुडिशल प्रोनाउंसमेंट से ही ख़त्म कराना होगा। तो अभी तक उस तरफ भी कोई पेशरफ नहीं है। जिस तरह से वो 9 मेंबर का जो फैसला बीच में आ गया था कि 2 के डिसमिस करने के बाद कि भाई ये रिकॉन्स्टिट्यूट करें, उसी वक्त उस पर रिव्यू फाइल होना चाहिए था कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, 2 ने तो फैसला कर दिया है। लेकिन ये मामला भी इस तरह नहीं हुए, ऐसा नहीं हुआ। जब ये फैसला सो कॉल्ड 3-2 का आया तो ना 4-3 का ना 3-2 का सामने आया था। वह दरखास्त फाइल होती कि भाई आप फैसला तो दें, 3-2 का है 4-3 का है, फैसला दें। और अगर वो 3-2 का देते आप रिव्यू फाइल करके कहते नहीं है तो एरर अपैरेंट ऑन द रिकॉर्ड है कि 4-3 का है। आज लेकिन चांस यही है कि या तो रिव्यू में ये बात करें या फिर अपील कानून साजी अगर कंप्लीट हो जाती है जो अभी सदर ने वापस भेजी हुई है तो उसमें अपील का। हैदर वहीद साहब मैं आपका कमेंट लूंगा कि सदर ने जो वापस भेजा है इसका फिर आगे चल के क्या होगा और लीगली इसके क्या क्या प्रोसेस या फिर इसके स्टेप्स अब बाकी हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इस मुद्दे पर बात करते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि जो सदर ने बिल वापस किया है, भाई साहब, इस पे अब आगे चल के क्या ऑप्शंस होंगे? अब ये पार्लियामेंट को वापस जाएगा, पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन इसे अप्रूव करेगा, इस बिल का रास्ता रुक सकता है किसी तरीके से, या फिर ये अदालत में चैलेंज हो सकता है, या फिर ये नाफिजुल अमल होना ही होना है? देखिए, सदर साहब ने अब इसको वापस भेजा है। एंड मुमकिन है कि पीर को जॉइंट सेशन इसी तरह से इसको अप्रूव करके वापस भिजवा देगा सदर साहब के पास और बोलेगा आप इस पर मनो अमल करें, और 10 दिन के अंदर अगर सदर साहब इस पर साइन नहीं भी करते तो इट विल बी इनएक्टेड इनटू लॉ। अब एतराज़ जो है वो सदर साहब ने ये लगाया है कि कानून साजी के ज़रिए से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जो हैं, ख़ासकर जिस तरह से उसमें रद्दोबदल किया गया है, तो वो आईनी तरमीम के बगैर नहीं हो सकता था, क्योंकि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है उसकी एंट्री 55 जो कि हुदूद तयन करती है कानून साजी की, वो कहती है कि जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट पे कानून साजी करेगी फेडरल लेजिस्लेचर, या फिर जहां आइन इजाज़त देगा वहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन के हवाले से कर सकेगी। तो यहाँ पे बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो हैं वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हैं जो आर्टिकल 199 पे हैं सुप्रीम कोर्ट रूल के ज़रिए से, जो कि मातहत होते हैं बेशक आइन और कानून के, लेकिन कानून जो एंट्री 55 के ज़ुमरे में इनैक्ट किया गया हो। लिहाजा सदर साहब का कहना है कि आपने ये तजावज़ किया है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर आइन साजी करके आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मजरूह किया है, आर्टिकल 175 को वायलेट किया है, और आइनी तरमीम के बगैर ये सब कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा इस कानून को मैं वापस भेज रहा हूँ रिकन्सिडरेशन के लिए। अब ये कानून तो यूँ बन जाएगा, ये भी वैसे मुमकिन है कि अगर ये वापस जब सदर साहब के पास आता है तो एडवाइजरी ओपिनियन के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस फाइल कर देते हैं और वहाँ से ओपिनियन मांगते हैं जो बाइंडिंग होता है, और अगर किसी तरह वहाँ से ये ओपिनियन आ गया कि आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गैर आइनी है, तो ये भी एक रास्ता हो सकता है। बट ऑलरेडी जिस तरह से मुतनाज़ा सुप्रीम कोर्ट का रोल बना हुआ है, तो पता नहीं कि इस तरह प्रीएम्प्ट एक कानून को सुप्रीम कोर्ट करेगा नहीं करेगा, सदर साहब उनको यूँ टेस्ट करेंगे नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता आपने पूछा रोकने का, तो ये हो सकता है कि जैसे ही कानून साजी होती है तो लाहौर हाई कोर्ट से स्टे ले लिया जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया तो ज़ाहिर है कानून इनफील्ड होगा, और उस सूरत में टॉप 3 जजेस जो हैं वो बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो यही कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मेरे ख्याल से यहाँ एम्प्लॉय हो सकती हैं। लेकिन जिस भी तरह से आप देखें, अब चाहे इन जजेस के हवाले से जो 3 मेंबर बेंच है, अगर रेफरेंस आते हैं तो दूसरी तरफ से दूसरे जजेस पे भी आ सकते हैं स्टेलमेट क्रिएट करने के लिए, और फिर डायरेक्ट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट भी फाइल हो सकती है बदनीयती की बुनियाद पे इन रेफरेंसेस को चैलेंज करते हुए। तो इसका कोई एंड नहीं है। अव्वल और आखिर आपको जो है एक स्टेप पीछे लेके आइन कानून पाकिस्तान और अवाम की खातिर थोड़ा इसको जो है एक स्टेप बैक लेके ही सोचना पड़ेगा, वरना ये कोलिजन है, क्योंकि पत्ते सबके पास है। अगर इमरान खान साहब समझते हैं उनके पास जजमेंट और मकबूलियत है, तो हुकूमत वक्त के पास जो है वो हुकूमत में होते हुए बड़े ऑप्शंस हैं। इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव भी बताया जाता है उनकी अगर तरफ है, तो इसी तरह से ये नहीं है कि ऑप्शन इंतजामिया सारी उनकी है, ECP का झुकाव उनकी तरफ, केयर टेकर गवर्नमेंट्स का उनकी तरफ बताया जाता है। तो सबके पास पत्ते हैं यहाँ पे। बेहतर यही है कि अगर उन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस लेने हैं और खान साहब ने भी लेने हैं, तो कहीं ना कहीं आके कोई ना कोई जो है मामला तय करने पड़ेंगे। कुछ लोगों को जो है कहीं ना कहीं सिक्योर भी करना पड़ेगा। इमरान खान साहब के हवाले से कुछ काफ़ी अभाम पाए जाते हैं, तो जिस तरह मैंने कहा पिछली बार की तरह वो इस दफ़ा नहीं चल पाएंगे। इस दफ़ा अगर वो आते हैं तो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये सारे मामला जो हैं इस दफ़ा चल नहीं पाएंगे। ना उनके पास सेम पेज होगा, चीफ जस्टिस वो नहीं होंगे साकिब निसार, ना बाजवा साहब होंगे, ना फैज साहब होंगे। और मेरे ख्याल से इस दफ़ा आवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी कि रिफॉर्म्स करें, आवाम का काम करें। और ये जो दुश्मनियों में जो वक्त पिछली दफ़ा खान साहब ने भी सर्व किया और अब ये हुकूमत भी कुछ कर रही है, तो ये मेरा नहीं ख्याल कि अब आवाम की कम से कम उमंगों के मुताबिक ये दुश्मनी नहीं है। ये सियासत होनी चाहिए, इशूज़ पे होनी चाहिए, और इख्तिलाफ हो, संगीन हो, लेकिन सियासी हो। अभी तो ये दुश्मनी है, ये सियासी इख्तिलाफ नहीं। एग्जैक्टली ये इस वक्त दुश्मनी भी बन चुकी है। और जिस तरह से आमिर ज़िया साहब, हैदर वहीद साहब ने अभी कहा है कि पत्ते तो सबके पास हैं और ये कोलिजन की तरफ ही जा रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स देख लें, चाहे हम जुडिशरी को देख लें, या फिर जो इस वक्त सिविल और दूसरी जानिब, जारी बात है मुख्तदर हलकों के हवाले से चीज़ें हैं,
लेकिन स्टेप बैक लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। यूं लग रहा है कि अगर कोई लेता भी है तो फिर कोई नया मुकदमा, कोई नई चीज़ आ जाती है, और हालात में अगर हल्की सी भी 1% भी हमें लगे कि कोई बेहतरी आ रही है, तो इस वक्त मैसेज क्या होना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के लिए? क्योंकि सफ़र तो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान खाकम बदन, लेकिन पाकिस्तान नहीं तो हम में से कोई भी नहीं। एक बात मैं इंटरजेक्ट सॉरी कर रहा हूँ। देखें, इस चीज़ के लिए क्योंकि मैंने ये बात की थी स्टेप बैक की, देखें जब तक तख्त या तख्ता है ना, जब तक ये कि अगर मैं नई पावर में आया तो मैं जेल में हूँ, एग्जाइल में हूँ, कब्र में हूँ, अल्लाह ना करे, जब तक ये सोच होगी ना सबकी, तो ये बात सुलझ सक ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। क्योंकि ये ऑल और नथिंग दुश्मनी इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे सियासत नहीं हो रही है। तो ये चीज का ये तासुर जब तक दोनों पार्टियों के जहन में वो होगा जो राना साहब ने कहा, जो है दोनों की पार्टियों के जहन में, ये जब तक नहीं निकलेगा और जो आला उहदों पे बैठे उनके टेन्योर भी सिक्योर नहीं होंगे, तो ये मामला नहीं सुलझेंगे। पॉइंट टेकन जी। वक्त आमिर ज़िया साहब का मैं आपके क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूंगा इस पर। मैं सिर्फ एक दो जुमलों में कि बिल्कुल अपने एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट के अंदर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि स्टेप बैक करना चाहिए। लेकिन एक ज़माने में हमारे यहाँ वो इदारे हुआ करते थे कि जो मीडिएट करा दिया करते थे, फैसला करवा सकते थे। मेरे ख्याल में उस रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि साबित ये हुआ कि जो हमारे सियासतदान हैं, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो कोई एनलाइटेंड फैसला करने के काबिल नहीं है। वो बहुत ही मतलब है कि सियासी बालिगुल नज़री का सबूत नहीं देते, कोताबीनी का सबूत देते हैं। तो वहाँ पर अब ज़रूरत इस बात की आती है कि कोई इंस्टीट्यूशन इंटरवीन करे और लोगों को मतलब है कहे कि जनाब फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान अब आप लोगों को ज़रा सा पीछे हटना है, और ये रोड मैप है जिस पे चलकर, और ज़ाहिर वो रोड मैप एक ही है कि इंतखाबात होने चाहिए, मुनसिफाना इंतखाबात हो, और यकीनन कि इंतकामी सियासत ना हो, लेकिन जहाँ जेन्युइन केसेस हैं बदनवानी के, उनको यकीनन उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि जमहूरियत जो है वो करप्शन जो है जमहूरियत का प्रीमियम ना हो इस मुल्क में। ये बात जब तक हम समझ नहीं लेंगे तब तक पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। जी एग्जैक्टली ये एक नुक्ता आमिर ज़िया साहब ने भी रेज़ किया है कि करप्शन जो है वो जस्टिफाई सब में नहीं की जा सकती, और दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मखदूम शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।